हेलो, नमस्कार। आपका इस चैनल पर स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट कॉमर्स का प्रीवियस पेपर देख रहे हैं और आप लोग देख रहे होंगे कंटिन्यूअसली हम लोग क्लास ले रहे हैं। और देखिए, देख कम लोग रहे हैं तो इसलिए कोशिश करिए कि शेयर कर दिया करिए और लोगों को, ताकि और लोगों को बेनिफिट हो सके। ऐसा कोई पैसा तो लगता नहीं है, इसलिए कोशिश करिए कि और लोगों को शेयर कर दिया करिए। राइट, जैसा कि थंबनेल साल पर देखे होंगे, हम लोग यूजीसी नेट कॉमर्स के जून का पेपर देख रहे हैं, जो कि फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं, जिसमें 54 क्वेश्चन तक हम लोग फर्स्ट पार्ट में देखे थे। रेस्ट ऑफ क्वेश्चन इन दिस क्लास में हम लोग हैंडल करेंगे, टैकल करेंगे। तो आप जानते हैं एज यूजुअल हम लोग 2 पार्ट्स में देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, उसको देख सकते हैं जो लोग नहीं देखे हैं। जो लोग देखे हैं वो सेकेंड पार्ट देखें। इसमें निश्चित रूप से कुछ आप लोग को और बेहतर चीज़ें समझ में आएंगी और आपको जो भी नॉलेज होगा वो इंक्रीज करेगा, और जो भी आप तैयारी करने वाले हैं उसमें कोई बढ़ोतरी होगी। चलते हैं विदाउट कोई टेंशन की, चलते हैं पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन फार्मूला है। 54 क्वेश्चन तो लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो जा करके जो वीडियो है या प्लेलिस्ट है उसमें डिफरेंट टाइप ईयर्स के क्वेश्चन पेपर पड़े हुए हैं, जाके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये कब का पेपर है, 2019 जून। ओके, देखिए ये क्या है, ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है कार्ल पियर्सन का। ओके, कार्ल पियर्सन, ये कार्ल पियर्सन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। राइट, ये है बाउले का और ये है केली, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ऐसे। राइट, तो फार्मूला याद कर लीजिएगा, मीन माइनस मोड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करने के लिए होता है। क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 2 मीडियन Q3 माइनस Q1। ओके, परसेंटाइल आप जानते हैं, परसेंटाइल से 90 प्लस P10 माइनस 2 पिन परसेंटाइल 50 P19 माइनस P10। राइट, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आफ्टर यूएस डॉलर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी हैज लार्जेस्ट वेट इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ एसडीआर। देखिए जानते हैं एसडीआर में 1 अक्टूबर 2016 से पहले $5 थे, 5 चीज़ें थी। ओके, आज भी है, लेकिन उसके स्थान पर यूरो आ गया और जो 1-2 कंट्री थी जैसे जर्मनी के था वो हट गया, उसके जगह यूरो आ गया। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स की करेंसीज को यूज किया जाता है 5। उसी के आधार पर एसडीआर का स्पेशल ड्राइंग राइट, जिसको पेपर गोल्ड भी कहा जाता है, पेपर गोल्ड। ओके, तो अब जानते हैं कि ये चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, देखिए जैसे यूएसए की मुद्रा है डॉलर, चाइना की यह है ना रेन मेनबी, आफ्टर दैट मान लीजिए कि यूरो है, यूरो, ब्रिटिश पाउंड और जापानी येन। ओके, ये ध्यान रखना है कि ये 4 कंट्री पहले से थी। एक जो पहले आ रही थी जर्मनी, फ्रांस, वो हट गया है, उसके स्थान पर यूरो चल रहा है, यूरो। ओके, यूरो। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि यूएस डॉलर का सबसे ज़्यादा वेटेज है। देखिए वेटेज किस आधार पर होगा, जितने लोग आईएमएफ में पैसा अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं उसी के अनुसार वेटेज मिलता है। तो यहाँ पर क्या है कि यूएसए फर्स्ट स्थान पर, ये तो क्वेश्चन दिया ही गया है। सेकेंड पर क्या बोला जाए, सेकेंड पर ध्यान रखना है, ये है राइट, यूरो। राइट, जापानी सबसे लास्ट में है। ओके, आफ्टर दैट 2 के बाद 3, 4, 5, इस टाइप से आप सीक्वेंस लगाएंगे। अगर कभी सीक्वेंस किया जाएगा तो 2 पे यूरो का सबसे ज़्यादा वैल्यू है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यूरो। राइट, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। राइट, और पूछा जाए कि चाइना की मुद्रा कब सम्मिलित हुई थी, तो 1 अक्टूबर 2016 को। राइट, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज
व्हेन ए कंज्यूमर स्पेंड्स सो मच दैट नेगेटिव इनकम इफेक्ट overwhelms the positive substitute effect, so the underlying demand curve is positively sloped. कौन सी पॉजिटिव स्लॉप्ड हो जाती है? यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो नेगेटिव इनकम डिमांड है, ओके, इफेक्ट कि इनकम बढ़ने से वो घट जाती है, उस पर कौन ओवरलैप कर जाता है? सब्स्टिट्यूटिव इफेक्ट। तब जानते हैं कि पहली बात तो आप समझिए कि इनकम की बात हो रही है तो निश्चित रूप से ये इन्फीरियर सुपीरियर की बात होगी, लेकिन यहाँ पर एक सिचुएशन दिया गया है कि पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट इफेक्ट को हटा देगा, वो हटा देगा तो क्या हो जाएगा? ये गिवन गुड्स हो जाएगा, राइट। इस बात को ध्यान रखना है। ये सिचुएशन क्यों है? क्योंकि निगेटिव इनकम है, इफेक्ट है, ओवर उसको हटाता है कौन? पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। अंडरलाइंग डिमांड इज करेज पॉजिटिवली स्लोप्ड। पॉजिटिव स्लोप कौन होता है? गिवन गुड्स का, राइट। तो ये सिचुएशन को ध्यान रखे रहिएगा। और कंडीशन में अगर सामान्य पूछता तो सुपीरियर गुड, इंफीरियर गुड्स, राइट, इनकम में। नेक्स्ट है redeemable preference share of 2 lakh are to be redeemed at per which fresh equity share of 80,000। यहाँ बताया जा रहा है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर 2 लाख के थे उनको 80,000 रुपये दे करके निपटाया जा रहा है। समझिए भोजपुरी में 80,000 दे के इनको हटाया जा रहा है। और इशू कितना किया जा रहा है? 10% और इशू कम पे किया जा रहा है, राइट। What amount should be transferred to capital redemption reserve account? तो यहाँ पर क्या होगा? 2 लाख है, सिंपल इसमें क्या करना है? ऐसे समझिए कि किसी को 2 लाख रुपए देना था, राइट, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, रिडीमेबल। दिया कितना जा रहा है? 80,000, उसमें से भी 10% डिस्काउंट पर दिया जा रहा है, राइट। अगर प्रीमियम दिया जाता 10% जोड़ दिया जाता। तो अब क्या कर? 80,000 का 10% निकाल लेंगे। अब क्या होगा? 8,000, राइट। और 80,000 में से 8,000 माइनस भी करना है। क्यों करना है? रियल में इसका मतलब क्या है कि 80,000 ये है माइनस 8,000, ओके। तो कितना आ जाएगा? 2 लाख माइनस 72। अब जितनी वैल्यू आएगी ये कितना आ रही है? 1,28,000 आ रही है ना, 1,28,000। यही वैल्यू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगी, राइट। तो सिंपल से क्या समझना है? 2 लाख हमको पेमेंट करना था, 80,000 दे रहे हैं, उसमें से 10% डिस्काउंट करके दे रहे हैं, तो रियल हम कितना दे रहे हैं? 72,000 दे रहे हैं कि नहीं? 80,000 का 10% कैलकुलेट कर 8,000 आएगा, 8,000 का 80,000 में से 8,000 माइनस करेंगे तो 72,000। इसका मतलब रियल हम उसको कितना दे रहे हैं? 72,000। तो जो बचेगा वही कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट मैच, इसको करना है, मैचिंग है। देखिए इंटर बैंक कॉल मार्केट, देखिए इसको तो इंटर कॉल मार्केट जो दिया है, लेकिन अगर इसकी जगह पर कॉल मनी हो जाती है, कॉल मनी, तो इक्वल है। और कॉल मनी को बताया था कई बार, कॉल मनी किस लिए यूज होती है कि जब एक बैंक कभी सप्ताह में, जानते हैं आरबीआई को भेजना पड़ता है रिपोर्ट अपनी, वीकली रिपोर्ट्स, तो वीकली रिपोर्ट्स मान लीजिए CRR, कैसआर, SLR सब डिस्टर्ब हो जाए, तो एक रात के लिए, वन नाइट कह सकते हैं, ये 14 दिन के लिए, एक सप्ताह के लिए लोन ले लेते हैं दूसरे बैंक से। तो इसको क्या कहता है? मनी मार्केट, गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी, ओके। ये शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी है, एकदम शॉर्ट टर्म में, राइट। नेक्स्ट है कॉमर्शियल बिल, कॉमर्शियल पेपर। देखिए कॉमर्शियल बिल क्या है? ये है मनी मार्केट का, और कॉमर्शियल पेपर है प्रोमिसरी नोट, राइट। कॉमर्शियल पेपर CP में बताया था, ये क्या है? बैंक के एक कंपनी दूसरे कंपनी को पेपर के द्वारा देती है प्रोमिसरी कि हमको 10 लाख रुपए दे दीजिए, 2 दिन बाद 10 दिन बाद हम दे देंगे, जो इंटरेस्ट बनेगा दे देंगे, उसी कॉमर्शियल पेपर कहा जाता है, राइट। तो ये क्या होता है? प्रोमिसरी नोट की तरह होता है। और कॉमर्शियल बिल आप जानते ही हैं कि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है। और गवर्नमेंट पेपर ट्रेजरी बिल, राइट। ट्रेजरी बिल जानते हैं गवर्नमेंट पेपर है, इस तरह से आप सही कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है Which of the following does not come under the termination of information as the Right to Information Act, right 2005? 2005 का इंफॉर्मेशन एक्ट है, उसके अंतर्गत कौन सा इंफॉर्मेशन के अंतर्गत नहीं आता है?
देखिए लॉग बुक्स भी आता है, डेटा मटेरियल हेल्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आता है, सर्कुलर भी आता है, फाइल नोटिंग नहीं आती है। ओके, फाइल में जैसे मान लीजिए कहीं यहाँ पर फाइल लिखा है, नोटिंग क्या होता है, ये लिखा है, यहाँ पर लिख दिया कि फॉरवर्ड, ओके, या अग्रसर, या आगे कार्रवाई है तो प्रेषित, इसको नोटिंग कहा जाता है, राइट। जब आप पढ़ेंगे तो ये लेटर के दाएं बाएं नीचे ऊपर देखेंगे लिखा होता है, फॉरवर्डेड, आगे कार्रवाई है तो प्रेषित, संज्ञान लें, इस टाइप के नोटिंग करके आगे पहुंचा देता है फाइल को, तो उसी को फाइल नोटिंग कहा जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉरी आरटीआई में नहीं आता है, क्योंकि वो तो एक कार्रवाई है उस पर, तो कार्रवाई थोड़ी ही उस पर आएगी, राइट। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड डिजिटल पेमेंट सिस्टम। डिजिटल में क्या है, आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, डिमांड ड्राफ्ट नहीं है क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट वो चल रहा है, नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ये भी है, चेक्स नहीं है, तो ये ए और सी हो जाएगा, तो ए और सी आप सही कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट है व्हिच एमंग द फॉलोइंग नॉट इंक्लूड इन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कौन सा नहीं आता है, तो म्यूचुअल फंड्स जानते हैं, चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट, प्रोविजन नोट सब आती हैं, और ये म्यूचुअल फंड्स में नहीं आती है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को टोटल लागू होता है 81 में, 1881 में इंस्ट्रूमेंट एक्ट लागू होता है, ये याद रखिएगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन इज अलाउड अंडर टैक्स लॉ दोज एक्सपेंडिचर व्हिच आर रेवेन्यू। ओके, रेवेन्यू नेचर की एक्सपेंडिचर जो होती है 37 एक में दिया गया है कि केवल रेवेन्यू नेचर की एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे, राइट। नेक्स्ट है ये सर्सन और रीजनिंग का, use shaped long run average cost curve is based on the assumption that economics of scale prevails at small levels production and diseconomies of scale prevails large level of production। ये सही है, ये जो use shaped कर्व बनता है ये उसी को बता रहा होता है, लेकिन लॉन्ग रन इशूड कर एवरेज कॉस्ट कर्व बेस्ड ऑन द एजम्पशन इन द इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, इकोनॉमिक स्केल में, राइट। इकोनॉमिक स्केल मीन्स कि बचत के लिए कितना मितव्ययिता हो रही है, स्केल पैमाना को बनाते समय, पैमाना मीन्स इंडस्ट्री या मशीन बड़ी सी, उस टाइप को स्केल कहा जाता है, राइट। अगर स्केल को ना समझ में आ रहा व्हाट इज स्केल, स्केल मीन्स ऐसे समझिए मशीन, छोटी मशीन की बात की जा रही है, राइट। और स्मॉल लेवल ऑफ प्रोडक्शन है डिसइकोनॉमिक्स, अगर मान लीजिए बड़ी मशीन लगा के बैठे हैं और छोटा प्रोडक्शन कर रहे हैं, स्मॉल लेवल ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो डिसइकोनॉमिक्स हो जाएगा, ओके, अमितव्ययी हो जाएगा, इसलिए। नेक्स्ट, decrease returns to scale arise primarily because as the scale of operation increase it become even more difficult to manage the firm effectively। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिक्रीज रिटर्न टू स्केल, डिक्रीज कर देता है स्केल कब, एराइज प्राइमरली बढ़ता है जब, एज स्केल ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज जब ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, तो इवन मोर डिफिकल्ट मैनेज द इफेक्टिव फर्म, बहुत ज़्यादा करेंगे तो डिक्रीज ज़्यादा भी लागू हो जाएगा, तो इसलिए दोनों सही है, राइट, और एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। नेक्स्ट है अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, देखिए अब ये सब तुम्हें बताया ही था कि उसको देख के एक बार लिख के रख लीजिए, ओके। कभी हो सकता है मैं आगे एक क्लास बता दूं 10-5 मिनट के, तो सब उसमें आ भी जाएगा, राइट। यहाँ पे देखिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इनकम टैक्स, ये है लीजिंग, इंडियन अकाउंटिंग इंटेंजिबल एसेट्स 12। अब यहाँ पर मिलान करना है, अब जैसे ऐसे तो लग रहा है कि मिलान किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ओके, ये ऐसे है, ये अलग है, राइट। अब देखिए इंडियन अकाउंटिंग 12 में दिया गया है क्या, इनकम टैक्स, राइट, इनकम टैक्स दिया गया है, ऐसे समझिए इसको, ऐसे इनकम टैक्स दिया गया है। ये 17 में क्या दिया गया है, लीजिंग, ओके। और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 में क्या दिया गया है, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, और 16 में इंटेंजिबल एसेट्स, राइट। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट इम्टर, इसका मतलब क्या है, कृता सावधान। कृता सावधान का सिद्धांत क्या है, बायर शुड बी मेक पेमेंट विल टाइम, बायर शुड बी अवेयर ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ बाइंग, तो यही सही है, राइट। बायर जब आप कोई भी परचेज कर रहे हैं तो आप सावधान रहिए अंतिम में, क्योंकि हो सकता है कि जो आपका बेचने वाला है उसको तो बेचना काम है, तो हो सकता है अच्छा बेचे न बेचे, सेल करे, लेकिन आपका काम क्या है, बी शुड बी अवेयर ऑल एस्पेक्ट ऑफ बाइंग, खरीदते समय, राइट। नेक्स्ट
विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू इंडिया ट्रेड पॉलिसी एक्सपोर्ट। देख, एक्सपोर्ट से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये 2015-19 का है, तो अब ये तो लागू होना नहीं है, तो इसलिए इसको छोड़ दीजिए। राइट, नेक्स्ट है द सोशल इन्वायरमेंट ऑफ द जॉब इफेक्ट पीपल आल्सो अफेक्टेड बाय देम एंड नॉट बी मैनेज्ड अलोन। इट मेन पोजिशन आप क्या होता है? कंटीजेंसी थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जो थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन संगठन की है, ऐसे समझिए, क्लासिकल में पहले समझिए, इसमें ह्यूमन को मशीन समझा जाता है। ओके, मशीन ऐसे समझिए। नियो क्लासिकल में ह्यूमन समझा जाता है, ह्यूमन रिलेशन की बात की जाती है। सिस्टम में, ये दोनों में इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट देखा जाता है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट। ओके, मैं ये क्यों लिख दिया? क्योंकि रियल में नियो क्लासिकल, क्लासिकल, कंटीजेंसी, सिस्टम में अगर आपसे पूछा जाए कि नियो क्लासिकल और क्लासिकल में मेन डिफरेंस क्या है, किस आधार पर किस थिंकर्स को क्लासिकल में रखा जाता है, किसको न्यू क्लासिकल में रखा जाता है, तो क्या बताएंगे? बोलेंगे कि जो ह्यूमन रिलेशन की बात करता है उसको नियो क्लासिकल में रखा जाता है। जो ह्यूमन रिसोर्स को एज ए मशीन यूज करता है कि ह्यूमन रिसोर्स पर हम ध्यान नहीं रखेंगे, हमको अपना वर्क कराना है, हम अपना वर्क फॉलो कराएंगे, हमको किस पर ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है, किस पर मैनेज करना है, किस तरह से प्रोडक्शन बढ़ाना है, इस पर ध्यान रखेंगे। दैट कॉन्सेप्ट इज क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। राइट, नेक्स्ट थ्योरी इज टू मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, या मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कंटीजेंसी थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन एंड सिस्टम थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स this theory is impact of environmental impact, right? In other word, this theory is closed system। closed means कि एक्सटर्नल फैक्टर का इफेक्ट दिस थ्योरी पर नहीं पड़ता है, क्लासिकल थ्योरी पे केवल अपना कंपनी है, अपनी कंपनी ऑपरेट होगी, उसे प्रोडक्शन होगा, सेल होगा, बस इस पर बाहर क्या हो रहा है डजेंट मैटर। बट इन दिस थ्योरी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, वो चाहे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो, इंटरनल इन्वायरमेंट हो, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चाहे माइक्रो इन्वायरमेंट हो या माइक्रो इन्वायरमेंट हो, कोई भी इन्वायरमेंट हो, इसमें सब कुछ प्रभाव पड़ता है। तो ये आज के बाद ध्यान रखे रहिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये थ्योरी के क्लासिफिकेशन किया गया है किस बेस पर किया गया है, इस बेस पर। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, यहाँ पर एल्टन मेयो प्रमुख है, एल्टन मायो। अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जो न्यू क्लासिकल थ्योरी है ये किसको बेस करके बनाई गई है, तो एल्टन मायो की। राइट, आपसे पूछा जाए कि क्लासिकल थ्योरी किसके द्वारा, तो 3 लोग के द्वारा है, दिया गया है। किसके द्वारा? AF टेलर सुने होंगे, हेनरी फेवल और मैक्स वेबर। मैक्स वेबर, ये 3 लोग आते हैं क्लासिकल अप्रोच में। तो अब यहाँ पर समझिए कि अब पूछा जा रहा है कि द सोशल इन्वायरमेंट ऑफ द जॉब इफेक्ट पीपल इज आल्सो अफेक्टेड देम। तो लोग प्रभावित होते हैं, अफेक्ट करते हैं, तो इन्वायरमेंट से मतलब नहीं है, सोशल इन्वायरमेंट से मतलब लोगों से है, इसीलिए न्यू क्लासिकल हो जा रहा है। राइट, न्यू क्लासिकल में एल्टन मेयो का प्रभाव पड़ता है, ह्यूमन रिलेशन का प्रभाव पड़ता है, जो कि पीपल की बात किया जा रहा है, इसलिए सही हो रहा है। राइट, नेक्स्ट है amount utilized the capital gains against him, which example claimed under section 54 shall be treated as a long term capital gain। देखिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बताया जा रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यहाँ पर बेसिकली बात यह है कि जैसे मान लीजिए कि आपका एक घर है, होम, ओके, उसको सेल कर दिया गया है, सेल 1 करोड़ रुपये कर दिए। अब आपके पास घर नहीं है, आप घर सोच रहे हैं कि ले लेंगे, तो गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, चाहिए ही चाहिए, जानते ही हैं। तो गवर्नमेंट कहेगी कि देखिए आप ये बताइए कितना घर लेना चाहते हैं, कहेगा देखिए हम पूरा लेना चाहते हैं, कहेगा ठीक है तब टैक्स मत दीजिए हमको। लेकिन 54 में ये बताया गया है कि आप यदि ये काम कर रहे हैं इस सिचुएशन में, तो आपको कितने साल तक रिलीफ दिया जाएगा। अभी थोड़ा 20 साल तक आप खोजते रहेंगे घर ही, कहीं नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, हमारे जैसे तो नहीं मिल रहा है, कितने साल के लिए?
ये 3 ईयर्स के लिए है। ओके, 3 ईयर्स हैव एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, मीन्स जिस दिन घर बेचेंगे उस दिन से लेकर के 3 साल के बीच में आपको इस पैसे का यूज कर लेना है। अगर नहीं करेंगे तो टैक्स लग जाएगा, पहली बात। दूसरी, मान लीजिए कि इसमें से आप 60 लाख या 50 लाख यूज कर लिए, राइट, यूज कर लिए, तो 50 लाख पर टैक्स लग जाएगा, राइट, नेक्स्ट पर नहीं लगेगा। इस तरह से। नेक्स्ट है, लिस्ट फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट एथिकल प्रिंसिपल दैट इज बिजनेस शुड बी फॉलो। एथिकल प्रिंसिपल क्या क्या फॉलो किया जाता है? टू टेक नेसेसरी एक्शन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कंसर्न इंडस्ट्री एंड बिजनेस। तो यहाँ बोला जाता रहा है कि उसका कंसर्न इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होना चाहिए, तो सही है। पे टैक्स एंड डिस्चार्ज अदर ऑब्लिगेशन, तो टैक्स पे करना चाहिए, अदर कोई ऑब्लिगेशन दायित्व उसको फुलफिल करना चाहिए, भी सही है। टू इंश्योर द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, ये भी सही है, जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं यूज होना चाहिए। जैसे अभी देखे होंगे, अब ध्यान नहीं आ रहा किसने कहा है, उन्होंने कह दिया कि 1 सप्ताह में 90 आवर्स काम करना चाहिए व्यक्ति को। ओके, इस बवाल मच गया, जबकि उनका कहने का दायित्व एकदम सही था। क्योंकि देखिए, एक चीज़ लाइफ टाइम आप लोग में बता दूँ ह्यूमन रिसोर्स के संबंध में, ह्यूमन रिसोर्स एज ऐसे समझिए ना, जवानी की तरह है। जैसे आप कहते हैं ना, जवानी में चाहे जो कर लीजिए, वो एक दिन ढल जानी है। उसी तरह से ह्यूमन रिसोर्स है, आप चाहे यूज करिए चाहे मत करिए। क्या अगर शरीर को अपने बचा ले जाएंगे तो क्या लगता है कि आप 10 साल बाद इसका यूज करेंगे, 20 साल बाद यूज करेंगे, 60 साल बाद यूज करेंगे? नहीं करेंगे। तो उनका कहने का कंसेप्ट ये है कि जितना काम कर सकते हैं 90 आवर्स नहीं, जो कर सकते हैं 90 आवर्स ज़्यादा करें, जो नहीं कर सकते उससे कम करें। सबके लिए बात थोड़ा किया जा रहा है, लेकिन मान लीजिए कि जो 25 साल से 40 ईयर के बीच में है वो तो कर ही सकता है ना। 40 ईयर्स के बाद मत करो, समझ में आता है, लेकिन इससे पहले तो चाहे जितना करो। इसलिए सब चीज़ें जरूरी हैं, राइट। तो ह्यूमन रिसोर्स का यूज करना चाहिए। और आप लोग भी जब तक 40 साल तक हैं, दिन रात मत देखिए, अपना जो करना है करिए। 40 साल के बाद सोचिए कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। नेक्स्ट, अब जैसे मुझे ही देख लीजिए, अगर मुझे आराम करना होता है, ये सब करने की क्या ज़रूरत है? सोचिए, मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, पैसे के थोड़ी कर रहा हूँ, मोनेटाइज थोड़ी करना है चैनल को, नहीं पैसे के लिए कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी यूटिलाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि अभी नहीं पढ़ा पाएंगे तो कब 40 साल बाद पढ़ाएंगे? 50 साल बाद मन करेगा पढ़ाने के लिए कि आप 10 बजे से 4 बजे तक यूनिवर्सिटी में 5 बजे तक रहिए, उसके बाद पढ़ाइए? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन आज जो आप इन्वेस्ट किए रहेंगे वो अच्छा चीज़ है, पढ़ा सकते हैं, अब एनर्जी है, फुल एनर्जी है, इसलिए, राइट। नेक्स्ट है, रिफ्रेन फ्रॉम सीक्रेट किकबैक्स ए पे ऑफ द कस्टमर सप्लायर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किकबैक्स मीन्स कि ऐसे समझिए कुछ घूस टाइप का है, कि घूस गोपनीय रूप से नहीं देना चाहिए। देखिए, इसका एक सिंपल सा, रिफ्रेन फ्रॉम द सीक्रेट किकबैक्स मीन्स गोपनीय रूप से घूस या रिश्वत, ऐसे समझिए, नहीं देना चाहिए कस्टमर सप्लायर्स एडमिनिस्ट्रेशन को। देखिए, ये कुछ बात तो सही दिख रही है, इसमें दो डाउट नहीं है। अगर जो बोला जा रहा है कि सीक्रेट किकबैक्स मीन्स कि गोपनीय रूप से किसी को घूस, किसी को कस्टमर सप्लायर एडमिनिस्ट्रेशन घूस नहीं देना चाहिए, तो ये बात सत्य है। लेकिन इसका मतलब देखिए एक चीज़ और है, जैसे मैं कभी एक बार आपसे कहे होंगे कि जो हमारा लॉ है भारत में, सबसे बड़ा विडम्बना क्या है कि जो लिख देगा वहीं सही, जो नहीं लिखा है वो गलत है सब। जैसे मान लीजिए किसी को बोल दीजिएगा कि उसको चप्पल से मारना नहीं है, चप्पल से मारना, चप्पल से मारना दंडनीय अपराध है, दंडनीय अपराध है, तो नहीं मारना चाहिए, इसका मतलब यही है, यही बोला जा रहा है। ये इसका मतलब क्या, चप्पल छोड़ के और चीज से मारा जा सकता है किसी को? इस बात को कॉन्सेप्ट में ही समझना है। यहाँ पे यहाँ बोला जा रहा है गोपनीय रूप से देना गलत है, तो क्या ओपनली दे दे? नहीं। इसका मतलब यहाँ सेंस होना चाहिए था कि किसी भी प्रकार से घूस देना अवैध है, दंडनीय अपराध है, ये सेंटेंस सही होता है। ये नहीं सही होता है कि सीक्रेट रूप से दे रहे हैं तो गलत है और ऐसे दे रहे हैं तो सही है, नहीं। इसलिए ये सेंटेंस गलत हो जा रहा है, इस बात को ध्यान रखना है, राइट।
यही ऐसे जैसे कि चप्पल से, इसका मतलब जूता से तो मार ही सकते हैं, डंडा से तो मार ही सकते हैं, डंडा से तब तो ओके, डंडा से, इसका मतलब ये हुआ नहीं। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, किसी को मारना दंडनीय अपराध है, तो सब पूछा जाता है इस टाइप का। नेक्स्ट है इंश्योर पेमेंट फेयर वेज एंड फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, ये भी सही है, तो ई वाला डी वाला एक हटा देना है और सब सही है, राइट। नेक्स्ट है इफ टू रिग्रेशन इकोफिशिएंट आर 8 -8 -2, वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट है कोरिलेशन, देखिए कई बार आ चुका है, इसको ऐसे सॉल्व कर लेना है, स्टैंडर्ड डेविएशन सॉरी bxy मल्टीप्लाई बाई by(x), ऐसे इसको कहा जाता है, राइट। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, जैसे ये लिखे -08 मल्टीप्लाई बाई -02 लिखे आप, अब क्या होगा, ये आप जो ही करेंगे तो ये प्लस कर देंगे, आप कर देंगे, मान लीजिए 0.8 मल्टीप्लाई बाई 2 16 और ये 4, इतना आ जाएगा। लेकिन इस बात को ध्यान रख रही है हमेशा लाइफ टाइम कि ये जो माइनस होता है ना, ये माइनस अंदर नहीं लिखा जाता है, क्यों नहीं, क्योंकि एक इसका एजम्पशन है, एजम्पशन क्या है कि दोनों की साइन एक जैसी होती है, राइट, या तो माइनस होगी या तो प्लस होगा, दोनों कभी भी आप नहीं देखेंगे कि ये माइनस हो जाए ये प्लस हो जाए, ये प्लस हो जाए माइनस हो जाए, ऐसा नहीं होगा, या तो दोनों माइनस होगा या दोनों प्लस होगा। इसका मतलब क्या दिखा रहा है, निगेटिव रिलेशन, निगेटिव रिलेशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जब कैलकुलेट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाए, ऐसा कैसे हो जाएगा, कोई चीज़ अगर मान लीजिए कि इससे निगेटिव रिलेशन दिख रहा है तो क्या कोफिशिएंट कोरिलेशन निकालेंगे तो पॉजिटिव हो जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये इसकी गलती है, इसलिए हमेशा इसको क्या करना है, ऐसे कॉमन लेके माइनस बाहर कर लेना है, ये माइनस बाहर, इसका मतलब क्या है कि ये हमेशा माइनस ही रहेगा, 0.4 जो आंसर आ रहा है माइनस में ही आएगा, आपको माइनस माइनस प्लस नहीं कर लेना है, और ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सही नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि ये दोनों माइनस हो जाती है, नेगेटिव रिलेशन है, इसलिए इसको भी नेगेटिव रिलेशन बताना है, पॉजिटिव नहीं बताना है, क्यों, क्योंकि जब ये नेगेटिव है पॉजिटिव कैसे हो जाएगा, उसी से तो निकला जा रहा है ना, इसलिए। चलिए नेक्स्ट, रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर कंज्यूमर डिस्प्यूट सेक्शन 19 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, देखिए ये 2019 का नहीं दिया गया है सेक्शन, तो इसको छोड़ दीजिएगा, सेक्शन 9 ना याद करिएगा, लेकिन 3 टियर है, ये ध्यान रख रही है, 3 टियर है, आज भी 3 टियर है, बस अंतर क्या है ये ध्यान रखिए, ये कितने पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, और ये है नेशनल लेवल, राइट। नेशनल लेवल पे स्टेट लेवल पहले 1986 में, अब से पूछिए मान लीजिएगा डिफरेंस, 1986 में पहले देखिए, ये पूरे 1986 वाले 20 लाख तक 1 करोड़ 5 करोड़, सॉरी मतलब 1 करोड़ 5 करोड़, ओके। अब क्या है यहाँ पे 2019 में ये 1 करोड़ 10 करोड़ और ये 10 करोड़ से ऊपर, राइट, एबव, ये बिलो है 1 करोड़ से, राइट, ये बिलो है, ये 1 करोड़ से, सॉरी ये 1 करोड़ से एबव, ऐसे 1 करोड़ से एबव, ऐसे ये 20 लाख तक यहाँ पर रहेगा बिलो, राइट, 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में यहाँ, 1 करोड़ से पूरा ऊपर उधर साइड। लेकिन अब ये चेंज हो गया है, और एक चीज़ क्या चेंज हुआ है, CCPA आया हुआ है, यदि आप इससे भी असंतुष्ट हैं तो CCPA क्या करेगा, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अथॉरिटी अधिकरण है, तो वो अधिकरण के द्वारा कर सकते हैं CCPA में जाकर के, ये 4 चीज़ ध्यान रखना है, राइट। स्टेटमेंट, इफ द टैक्स लायबिलिटी हैज बीन रिड्यूस्ड विद इन लीगल फ्रेमवर्क इज टैक्स प्लानिंग, सही बात है, यदि आप
टैक्स लाइबिलिटी को कम कर रहे हैं, लीगल फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हैं, टैक्स प्लानिंग है, राइट। नेक्स्ट है, इफ द टैक्स लाइबिलिटी हैज बीन रिड्यूस्ड टू गेट बेनिफिट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल अंडर द इनकम टैक्स, इट इज कलेक्ट टैक्स इवेजन, नो टैक्स एवॉइडेंस। ओके, टैक्स एवॉइडेंस है, टैक्स क्या है, चोरी है ये, और ये क्या है, मिसलीड इन्फॉर्मेशन करना है, मिसलीड इंफॉर्मेशन। ओके, कोई इन्फॉर्मेशन मिसलीड कर रहे हैं उसको कहा था टैक्स इवेजन। अकाउंट नहीं दिखाएंगे, जो सेल करेंगे वो भी नहीं दिखाएंगे, कर के चोरी करना, मतलब जबरदस्ती करना। ओके, लेकिन यदि आप एक्ट को ध्यान में रख के कर रहे हैं दैट इज टैक्स एवॉइडेंस, राइट। तो इसलिए ये स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, प्रॉम्प्टिंग टीम स्पिरिट, हार्मनी एंड यूनिटी विद इन ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रिंसिपल ऑफ, किसका है, ऑर्डर स्पिरिट डे कॉर्प्स का है। स्पिरिट डे कॉर्प्स क्या है, क्या है स्पिरिट डे कॉर्प्स बताइए। ये हेनरी फ्योल का 14th नंबर का प्रिंसिपल है। ओके, 14वां प्रिंसिपल, राइट। नेक्स्ट है, कंज्यूमर बिहेवियर डज नॉट कंसिस्ट विद द फॉलोइंग एक्टिविटीज, ऑब्टेनिंग, कंज्यूमिंग, डिस्पोजिशन, प्रोड्यूसिंग। तो यह कंज्यूमर बिहेवियर डज नॉट कंज्यूमिंग, राइट, यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट, which one is not a true regarding the market establishment scheme? Okay, it absorbs surplus liquidity ending in nature arising out of large capital flows, means surplus liquidity करता है, arise करता है large capital flows को। it absorbs surplus liquidity through sale of short dated government security treasury bills, mobilized surplus liquidity is held in the MIS account with the Reserve Bank of India, MSS market stabilization scheme, liquidity can be used normal government expenditure to capital nature। यहाँ पर क्या MSS ये हो जाएगा, MSS account liquidity can be used for normal government expenditure of capital nature, ये नहीं हो सकता है, और सब ठीक है, राइट। इट एब्जॉर्ब सरप्लस लिक्विडिटी, एब्जॉर्ब किया सकता है लार्ज कैपिटल फ्लो से, इट्स एब्जॉर्ब सरप्लस लिक्विडिटी थ्रू शॉर्ट डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये भी ट्रेजरी बिल, मोबाइलाइज सरप्लस लिक्विडिटी हेल्ड ऑन एमएसएस अकाउंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इस सब सही है, ये गलत है, राइट। नेक्स्ट है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट शो ए यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट प्रोसेस इज नोन एज फ्री ऑर्गेनाइजेशन, वर्चुअल नेटवर्क। ये क्या है, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। नेटवर्क में एक जगह पूरी होती है, चारों तरफ फैली होती है उसकी संस्था है, तो उसकी बात की जा रही है, राइट। नेक्स्ट है, which among the following institutions is not a part of the वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स। देखिए IDA, IFC, मेगा, ये सब वर्ल्ड बैंक, IMF इसका नहीं है, राइट। वर्ल्ड बैंक का ग्रुप IBRD भी आ जाता है, वो भी एक हो जाता है IBRD। ओके, ये और एक कौन सा बचा, मेगा हो गया, और एक बच्चा ये इन्वेस्टमेंट वाला हो गया, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला, राइट, वो भी हो सकता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, तो क्या होता है, स्विफ्ट, सोसाइटी वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, जबकि कब यूज होता है, 1973 में। ये जैसे इंडिया में पैसे ट्रांसफर के लिए IFSC कोड होता है ना, IFSC कोड होता है ना कोड, वैसे वर्ल्ड लेवल पर मनी ट्रांसफर करना है तो उसमें स्विफ्ट की जरूरत पड़ती है। ओके, तो बस ये इक्वल टू ये समझना है ऐसे। सुगम इज आल्सो नोन एज, देखिए सुगम आल्सो नोन एज ITR 3rd है, और ITR 1 को क्या कहा जाता है, सरल। जैसे इसके जगह पे ये पूछा जाता है सुगम, तो मान लीजिए ITR 3rd हो गया, ITR 3rd, और मान लीजिए यहाँ पर सरल पूछ जाता है SARAL सरल, तो ये होता है ITR 1, राइट। याद कैसे रहेगा, SU है, SA है, ए कब आता है, पहले आता है, इसलिए पहला पे है। ओके, ये ध्यान रख ले, ए जाता है तो पहला पे, सुगम SU बाद में आता है तो बाद, ऐसे याद रखना है तो याद रहेगा। मैं तो ऐसे याद किया हूँ, आप लोग जैसे याद करिए, क्योंकि सरल और सुगम में कन्फ्यूजन हो जाता है।
देखिए नेक्स्ट है, इसकी हेडक्वार्टर पूछे जा रहे हैं। हेडक्वार्टर्स देखिए, WTO का हेडक्वार्टर क्या है, जिनेवा में, IMF का वाशिंगटन DC में, FAO का रोम में, यूरोपियन यूनियन का ब्रुसेल्स में। तो आप सही कर सकते हैं इसको, इसको तो याद करना पड़ेगा, उसमें कुछ बताने वाली चीज़ नहीं है, राइट। जहाँ बताने वाली चीज़ होगी वहीं तो बताया जाएगा, हर जगह तो बताया नहीं जाएगा। बिल्डिंग लॉन्ग टर्म म्यूचुअली स्ट्रेटिफाइड रिलेशन विथ की कस्टमर सप्लायर्स डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑर्डर अर्न एंड रिटेन देयर लॉन्ग टर्म प्रेफरेंस एंड बिजनेस इज नोन। यहाँ पूछा जा रहा है कि म्यूचुअली सेटिस्फाई किया जाता है कस्टमर को, सप्लायर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, और अर्न रिटेन दियर लॉन्ग टर्म में रिटेन रखा जाता है हमेशा के लिए, मतलब कस्टमर को बनाए रखा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, रिलेशनशिप मार्केटिंग, राइट, रिलेशनशिप चल रहा है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसर एडा एक्ट, एडा क्या है, द इंश्योरेंस एक्ट 1938 के जगह पे यह है, ओके। एडा एक्ट इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी, ओके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी डाटा का सोर्स नहीं कौन कौन है, देखिए इंटरव्यू, क्वेश्चनर, ऑब्जर्वेशन, ये क्या है, ये तीनों होते हैं प्राइमरी डाटा के लिए, प्राइमरी डाटा, ओके, प्राइमरी डाटा, और ये होता है सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, राइट, नॉट सेकेंडरी डाटा, ABC इसमें हो जाएगा, सेकेंडरी डाटा के लिए नहीं है, राइट। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इकोनॉमिक ऑफ स्केल एग्जिस्ट टू द पोटेंशियल एंड परसिस्ट, इकोनॉमिक ऑफ स्केल कब काम करता है, when firm is too small and too specialized, when firm decision is higher inputs does not result in an increase in the input cost, when firm is too large and over diversified, when long term cost of production is unit fall in the output increase। यहाँ पर क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन इज यूनिट फेल्स इन द आउटपुट इंक्रीज, यदि आउटपुट इंक्रीज किया जा रहा है तो लॉन्ग टर्म फेल किया जा रहा है, तो इसी को कहा जाता है पोटेंशियल प्रसिस्ट है, राइट। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीटर और ड्रकर नोटेड रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग, उनका पीटर ड्रकर के बाद क्या मानना है, मार्केटिंग इज ए सब्सिडरी कंपोनेंट ऑफ सेलिंग, तो ये विक्रय का मार्केटिंग सब्सिडरी है, सहायक है। द एम ऑफ मार्केटिंग इज टू बी मेक सेलिंग सुपरफ्लो फेवलस, यहाँ बोला जा रहा है कि मार्केटिंग का एम क्या है, बिक्री को बढ़ाना, यही आपका सही है। नेक्स्ट भी देख लीजिए, द एम ऑफ सेलिंग टू मेक मार्केटिंग सरप्लस, तो एम ऑफ सेलिंग क्या है, मार्केटिंग को बढ़ाना। सेलिंग एंड मार्केटिंग आर एसेंशियल द सेम थिंग, दोनों एसेंशियल सेम थिंग है नहीं, ये क्या है, द एम ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का मेन उद्देश्य क्या है, सेलिंग सुपरफ्लुअस, ओके, बढ़ाना। नेक्स्ट है, शॉपिंग गुड्स हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, शॉपिंग गुड्स जानते हैं जो कंपेरिजन करके लेते हैं, मूल्य भी देखते हैं, डिफरेंट टाइप से सर्च भी करते हैं, यहाँ लेना है कि वहाँ लेना है, सब कुछ देखा जाता है, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। दीज प्रोडक्ट्स आर जनरली ड्यूरेबल इन नेचर, तो ये दीर्घकाल के लिए होते हैं। कंज्यूमर जनरली कंपेयर द गुड्स वेरियस सेलर्स एंड देयर बाई एंड गुड्स, तो ये मुझे बताया कि कंपेयर भी किया जाता है, यहाँ ले वहाँ ले कौन सा लें। पर यूनिट प्राइस ऑफ दिस गुड्स इज जनरली हाई, ये भी सही है, पर यूनिट कास्ट हाई होती है। दिस गुड्स आर रेगुलेटरी एंड कंटिन्यूसली इन डिमांड, तो ये कंटिन्यूसली डिमांड में भी रहता है रेगुलरली। दिस गुड्स आर सोल्ड एज ए रिजल्ट ऑफ एग्रेसिव प्रमोशन ऑफ एफर्ट्स, ओके, तो क्या ये प्रमोशन एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, ये नहीं है, BCD आपका सही है, BCD, राइट। द करेंट ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ कंपनी शेयर 90 रुपीज एंड एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर ₹4.5, if the dividend expected given a constant at 8%, the shareholders required return will be क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 4.5, नेक्स्ट कितना मिलना है, प्राइस 90 100, तो क्या हो जाएगा 2 5 हो गया प्लस ग्रोथ 8%, तो 5 + 8 कितना जाएगा 13। इसको कैसे कैलकुलेट हुआ, ऐसे समझिए, इसको जो डिविडेंड होता है उसको या रिटर्न, जो भी कुछ कहिए, डिविडेंड या रिटर्न, डिवाइड किससे किया जाता है, जो मार्केट प्राइस होती है, ओके, मार्केट प्राइस, राइट, और मल्टीप्लाई 100 से। देखिए रिटर्न कितना रहा था 4.5,
या 4.5, 90 रुपीज़ का ये था, ये 100 कर दिए तो ये मल्टीप्लाई करें तो 5 आ जाएगा। ओके, उसके बाद इसके प्लस ग्रोथ जोड़ दिया जाता है, जितना ग्रोथ होगा ये कांस्टेंट रेट ग्रोथ 8%, तो ग्रोथ जोड़ देंगे तो 5 + 8 13%, राइट। फर्म कंज्यूमर 9 lakh units of a certain items raw material its production process annually. It costs 3 rupees per unit. The cost per purchase order 3 rupees 300. Inventory carrying cost 20%. What is UAQ? देखिए UAQ का फार्मूला क्या है, ऐसे समझिए। 2 ये क्या है, कॉस्ट है, मल्टीप्लाई बाई ऑर्डरिंग कास्ट। ओके, कॉस्ट पर ऑर्डरिंग, ऑर्डर कास्ट कितनी है, ऑर्डर कॉस्ट, और डिवाइड बाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, ऐसे दोनों चीज़ समझना है, पर यूनिट पर ईयर। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाई, ये क्या है, सॉरी ये कॉस्ट नहीं, कंजम्पशन है, कंजम्पशन। ओके, कंजम्पशन कितना है, 9 लाख। ओके, मल्टीप्लाई ऑर्डर कॉस्ट कितनी है, द कॉस्ट पर ऑर्डर 300 कर देंगे, 300। ओके, अब देखिए इसको कैसे करेंगे, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, कॉस्ट कितनी है 3 यूनिट पर यूनिट देखना है, 3 और 20 के हिसाब से। ओके, तो 3 का 20% कैलकुलेट कर लेंगे बाहर ही। ओके, तो क्या आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, 0.6 से डिवाइड कर देना है। अब इसी को कैलकुलेट कर लेना है, तो कितना हो जाएगा 54। ओके, आपको देख लीजिएगा कितना रहा, 23 54 2 3 5 7, और मान लीजिए कि एक और जोड़ लीजिए 7, और उसके बाद इससे 0.6 कर दीजिएगा। अब जो इसको भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 9। ओके, ऐसे। अब इसको एक्चुअल में क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है, राइट। कितना रहा रियल में, देखिए ये ठीक है, इतना 54 लाख। ओके, ये यहाँ पे इतना आ रहा है, राइट। अब इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 487। इसका वर्गमूल निकाल देना है, तो कंप्यूटर से निकाल लेंगे, लैपटॉप मोबाइल से कोई दिक्कत नहीं। तो आप इस तरह से लिखिए, फार्मूला बस याद रखिए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसके साथ होता है। ओके, इसको कैलकुलेट करते समय हमेशा ध्यान रखना है कि जो पर यूनिट कास्ट होती है और जो कैरिंग कॉस्ट होती है उसको पहले ही निकाला जाता है कि 3 रुपया का 20% कितना आएगा, 0.6 रुपये। इसका मतलब क्या आ रहा है कि 1 साल यदि यूनिट रख देंगे तो 0.6 रुपया कैरिंग कॉस्ट चला जाएगा, मतलब रखने की लागत चलेगी, रख रखाव की लागत, ये समझना है। ओके, नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टर्स रिलेटेड टू रिलेशनशिप मार्केटिंग। यहाँ पर क्या, प्रोडक्शन फीचर ओरिएंटेशन, प्रोडक्ट फीचर, प्रोडक्ट बेनिफिट, इक्विवेलेंट कंज्यूमर कंटेंट, हाई कंसर्न ऑफ क्वालिटी। ये क्या है, प्रोडक्ट फीचर नहीं रखा था है। प्रोडक्ट फीचर किस पे ध्यान रखा था, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। ओके, और ये तीनों रिलेशनशिप में ध्यान रखा जाता है, तो इसलिए BCD जो भी होगा ये सही हो जाएगा, राइट। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, प्रोडक्ट फीचर ओरिएंटेड, ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पूछा था तो सही होता है। ओके, रिलेशनशिप में ये सब ध्यान रखा जाता है कि प्रोडक्ट बेनिफिट ओरिएंटेशन क्या है, फ्रीक्वेंट कंज्यूमर कस्टमर क्या है, हाई कंसर्न ऑफ क्वालिटी क्या है, राइट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू नेट इनकम अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन रिलेवेंट इन द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। तो सही बात है, NI अप्रोच के अनुसार कैपिटल डिसीजन जब नेट इनकम जानते हैं किसके द्वारा दिया गया है, मिस्टर ड्यूरेंट। ओके, इनका मानना है NI अप्रोच में एक कैपिटल स्ट्रक्चर जो है फाइनेंशियल रिलेवेंट नहीं है, रिलेवेंट है, राइट। अब यही पूछा जाता है NOI अप्रोच, NOI ये इरिलेवेंट हो जाता है। ओके, NI है इसलिए रिलेवेंट है ऑफ द फर्म, राइट, रिलेवेंट हो रही है, मीन्स प्रभाव पड़ता है, इसका मतलब ये है। मैं कई बार बोल चुका हूँ, ये अगर कंटिन्यूसली मेरी क्लास देख रहे होंगे तो
ये इसका आंसर बहुत ईजी करना है। नेक्स्ट है, ए फर्म कैन चेंज इट्स टोटल वैल्यू इट ओवरऑल कॉस्ट कैपिटल बाय चेंज इन द डिग्री ऑफ लेवरेज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो सही बात है, रीजन क्या है, फर्म चेंज इन द वैल्यू इट्स ओवरऑल कॉस्ट। वैल्यू में फर्म कब चेंज होता है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज चेंज इन द डिग्री ऑफ लेवरेज। यदि लेवरेज में चेंज कर देंगे तो कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज होगा, उसके कारण वैल्यू में चेंज हो जाएगा, इसी इसके लिए प्रभाव पड़ता है। तो उसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है, इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन सही है, राइट। इसका सिंपल से कहने का मतलब क्या है कि जो डेब्ट है, जो इक्विटी है, ओके, इक्विटी, ये डेब्ट और इक्विटी के रेशियो को अगर चेंज करेंगे, बोला ना ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज इन द डिग्री ऑफ लिवरेज, तो लिवरेज इसी को कहते हैं ना डेब्ट इक्विटी को। तो इन कैपिटल स्ट्रक्चर के में चेंज करेंगे तो निश्चित रूप से वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ेगा, तो वैल्यू ऑफ बढ़ता है, राइट। ये दोनों सही है। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द इवेंट्स आर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। तो क्या क्या, कस्टमर ओरिएंटेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसीज, क्वालिटी ओरिएंटेशन, डायरेक्टिंग एंड मोटिवेटिंग स्टाइल, decision making procedures, service responsibility and society, reaction to competitors and gratitude towards nation, role ambitious trade unions and policies। तो यह क्या है, कस्टमर ओरिएंटेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये भी सही है। क्वालिटी ओरिएंटेशन, डायरेक्टिंग एंड मोटिवेटिंग स्टाइल, ये भी सही है। डिसीजन मेकिंग, प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू सोसाइटी, ये भी सही है। रिएक्शन टू कम्पिटिटर्स एंड ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स, ये भी सही है। रोल ऑफ एम्बिशियस ट्रेड यूनियंस पॉलिसीज, तो ट्रेड यूनियन की भूमिका है, उसकी नीति, इसके बारे में कोई कल्चर से मतलब नहीं है, राइट। और कल्चर कोई एक्सटर्नल फैक्टर है, एक्सटर्नल बात की जा रही है, इसीलिए इसको सम्मिलित नहीं किया जा रहा है, राइट। नेक्स्ट है, ये देखिए कुछ थ्योरी दी गई है, इसको लिख लीजिए, अगर याद हो तो गुड, नहीं है लिख लीजिए इसको। जैसे मैक्सिमाइजेशन ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट किसके द्वारा दिया गया है, मैरिस, राइट। मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी, विलियमसन। सेटिस्फाइंग सर्टेन मार्च, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, बैमोल के द्वारा। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इसको नहीं याद आ रहा हो तो इसको नोट करके लिख लीजिए, तो हमेशा क्या याद रहेगा, राइट, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। एक कंपनी इशू 10% इरिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर, इरिडेमेबल जो शुद्धनीय नहीं है। द फेस वैल्यू ऑफ शेयर रुपीज 100 रुपीज बट द इशू प्राइस इज 95, तो हमको 95 से मतलब है, राइट। व्हाट इज द कॉस्ट, क्योंकि नेट प्रोसीड से मतलब है, हमको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या होता है 10%, तो 10% कितना करेंगे, 100 रुपये का निकालेंगे फेस वैल्यू का, 10% कितना आ जाएगा, 10 रुपये। इसका मतलब कि जो भी 10% डिफरेंस उस पर मिलेगा 10% ना, 10%। देखिए जो फार्मूला होता है ना कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का वो होता है डिविडेंड या प्रेफरेंस डिविडेंड, डिविडेंड डिवाइड बाई नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाई 100, ऐसे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 10 डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है कैलकुलेट किया 10 रुपये। नेट प्रोसीड क्या है, नेट प्रोसीड मीन्स देखिए 95 है, अगर इशू प्राइस 95 नहीं 105 होता तो 105 लिखते, 95 तो 95, 90 है तो 90, 99 है तो 99, जो है नेट प्रोसीड में जितना पैसा मिला है। नेट प्रोसीड मीन्स जितना पैसा हमको मिला वही नेट प्रोसीड है। कितना का है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितना हमको मिला ये इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा मिल रहा है ज़्यादा है, कम मिल रहा है कम है, सीधी सी बात है। 100 मिलता तो 100 ही लिखते। तो यहाँ पर क्या करेंगे 95, 100। अब इसको आप करिएगा, जब करेंगे तो आप आंसर आएगा कितना 10.53, राइट। इससे डिवाइड कर दीजिएगा, जो आएगा कर लीजिएगा। द अर्थमेटिक मीन इज एन ऑल पर्पज एवरेज, तो सही बात है, अर्थमेटिक मीन सभी पर्पज के लिए एवरेज होता है। नेक्स्ट है मीडियन एंड मोड इज कॉल्ड पोजिशनल एवरेज, सही बात है, ये पोजिशनल एवरेज है, तो ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट है कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई -17.8, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सीरीज, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। देखिए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फार्मूला देखिए, इसका मतलब क्या होता है, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइड करिए किससे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। आप इसको क्या करिएगा आराम से -7
0.8 मल्टीप्लाई 6.6 और 6.6 मल्टीप्लाई बाई 4.2। आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा। ओके, तो जो वैल्यू आएगी, कितनी वैल्यू आ रही है, इसका आंसर आ रहा है राइट। माइनस है तो माइनस में आएगा ही, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये फर्स्ट ऑप्शन है। ओके, बस ये फॉर्मूला याद रखिए, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। इससे आप कैलकुलेट कर ले जाएंगे। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट द प्री रिक्विजिशन द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करके पहले क्या रिक्विजिट्स नहीं है। ओके, फॉर्म मस्ट हैव मोनोपोली पावर, फॉर्म के पास मोनोपोली पावर होना चाहिए, सही है। प्रोडक्ट हैज मल्टीपल क्लोज सब्सटीट्यूट एंड डिफरेंट यूजेज। देखिए यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट है क्या, प्रोडक्ट के पास मल्टीपल सब्सटीट्यूट होना चाहिए और डिफरेंट यूज होना चाहिए उसका। मार्केट्स आर सेपरेटेड एंड सेगमेंटेड, मार्केट सेपरेट होना चाहिए, सेगमेंट अलग अलग विभागीकरण होना चाहिए। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट मस्ट डिफर इन डिफरेंट मार्केट, तो प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होना चाहिए राइट। ये सही है। ये क्या है, ये गलत है, क्योंकि अगर सब्सटीट्यूट होगा कोई गुड्स का, जैसे मान लीजिए कि कोई टी है, कॉफ़ी और कॉफ़ी है, अगर टी सब्सटीट्यूट कॉफ़ी का है तो ये मोनोपोली में पैसा ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि जो ही इसको बढ़ाएंगे इस पर लोग चले जाएंगे खरीदने के लिए। और जिसका नहीं होगा कोई सब्सटीट्यूट, जैसे मान लीजिए कि लैपटॉप का जो माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट MS, उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, चाहे जो देखिए प्राइस ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब कि उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 10 आइटम इज 50, ईच आइटम इज इनक्रीज 5। देखिए ये मैं बताया हूँ, बस इसको समझने की ज़रूरत है। ईच आइटम इज इंक्रीज बाई 5, जो क्लास फर्स्ट डे से देख रहे हैं वो आंसर दे सकते हैं। इसका मतलब क्या बोला जा रहा है, ओरिजिन की बात की जा रही है। ओरिजिन होगा तो क्या होगा, 5 से मीन बढ़ जाएगी। मीन कितना है 50, कितना आ जाएगा 55, सिंपल। अगर मान लीजिए कि पूछ देता है इसी की जगह पे ऐसे इंक्रीज नहीं डिक्रीज, तो क्या करते हैं, इसमें से माइनस करता है, कितना आ जाता है 45। ओके, मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाता है कि इसमें इनकी डिक्रीज नहीं करना है, मल्टीप्लाई 5 से, तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आंसर हो जाता है 250। इसमें पूछ देता है कि नहीं मल्टीप्लाई नहीं करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड करना है 5 से, तो इसमें डिवाइड कर देते हैं 5 से, आया था 10 आंसर। ओके, क्योंकि ओरिजिन और डिक्रीज के साथ सेम होता है, ओरिजिन इसके साथ जो होना है वही होगा, इसलिए। एक बार देखिए मैं बना के बताया भी था, स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ क्या होता है, कोरिलेशन के साथ क्या होता है, रिग्रेशन के साथ क्या होता है, सब मैं बताया हूँ। तो जो लोग लगातार क्लास देख रहे हैं उनको बहुत ईजी हो गई ये क्वेश्चन सॉल्व करना। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए मेन स्टेज इन कस्टमर रिलेशनशिप लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में कस्टमर रिलेशनशिप क्या नहीं होता है, कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर डेवलपमेंट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर एनहांस। तो क्या होता है, कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर डेवलपमेंट करना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन करना, कस्टमर एनहांस करना, क्या होता है, क्या कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं होता है राइट। नॉट ए स्टेज ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप लाइफ साइकिल में कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, कस्टमर के प्राप्त करेंगे, डेवलप करेंगे, एनहांस करेंगे, ओके, सेटिस्फैक्शन की बात नहीं होती है राइट। तो ये था हम लोगों का प्रीवियस पेपर 2019 का जून का, जो हम लोगों ने पढ़ा। निश्चित रूप से आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही क्लास को देखते रहिए, एंजॉय करिए। क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।